हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर करने वाले हैं, जिससे आपके आगे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक अच्छा बेस प्रिपेयर हो जाएगा, जैसे कि लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड सारे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, साइंटिस्ट में इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहा है शुरू से कि लाइट के पास वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है। इसकी स्टार्टिंग हुई जब 1675 में न्यूटन ने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट छोटे इलास्टिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पसल्स, और इन्हीं कॉर्पसल्स की डिफरेंट साइजेस के कारण जो लाइट होती है उसके डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ तक सब ठीक था। इस थ्योरी ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, बट ये थ्योरी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। इसके बाद आए थे हाइगन अपनी वेव थ्योरी लेकर के, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई लाइट जो होती है ना वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, और जो भी वेव फ्रंट का पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, वो सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स के जैसा बिहेव करता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि हाइगन ने बताया था कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। ठीक है, और इनकी थ्योरी ने भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो गई थी। इसके बाद यंग आए, अपने थॉमस यंग, अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेकर, जिसके थ्रू इन्होंने इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली अच्छे से प्रूव किया। और उसके बाद आए ऑगस्टीन फ्रेशनल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने डिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट वेव थ्योरी पर बेस्ड थे। इसी कारण से धीरे धीरे जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर या पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी थी उसको साइड कर दिया गया, और साइंटिस्ट ने मान लिया था कि लाइट के पास वेव नेचर बस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, जब ये वेव नेचर जो था ना, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर सारे साइंटिस्ट आकर अटक गए थे। फिर एक रिवॉल्यूशनरी चेंज के साथ आए 1900 में मैक्स प्लांक, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई जो लाइट होती है ना, या एनर्जी होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, ये हमेशा ही एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, जिन्हें प्लांक ने नाम दिया क्वांटा। और इनकी एनर्जी की एक इक्वेशन बताई कि जो एनर्जी होती है ना इन क्वांटा की, मतलब जो लाइट ट्रैवल कर रही है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, है ना, पैकेट्स बोले तो एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में, इन्हें नाम दिया क्वांटा। और इनकी जो एनर्जी होती है ना, उस लाइट, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ई क्या है, इस वेव की एनर्जी, इस पार्टिकल की एनर्जी, और न्यू क्या है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जो था एच, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है ये। उसके बाद इनकी पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी को बेस मानते हुए आइंस्टीन ने अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ से हमें नाम मिला फोटॉन्स, जो कि दिया था एक्चुअली गिलबर्ट एंड लुईस ने 1926 में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने बताया था कि कोई भी जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, ये एक एनर्जी लेकर के आते हैं, किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं, अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से इजेक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, साथ ही में उनको मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, जिसे हम आगे काफ़ी डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया कि जो फोटॉन्स की टोटल एनर्जी होती है ना, ये दो हिस्सों में बढ़ती है। पहला, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा, उसे मूव करने के लिए प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये फाई क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे, वर्क फंक्शन, आगे डेफिनेशन इसकी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अभी हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो मैं बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से जो निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं, उन्हें निकाला क्यों जा रहा है। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस से निकलने की प्रोसेस जो होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये हम 4 वेज में करवा सकते हैं। पहला होता है थर्मायोनिक एमिशन। अब ये थर्मायोनिक वर्ड जहाँ आ गया तो आप क्लियर समझ लीजिए कि वहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि थर्मामीटर, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब यहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी मेटल सरफेस पे, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल सरफेस है, तो यहाँ पर यदि हम एक पर्टिकुलर हीट जनरेट कर दें यहाँ पर, जिससे यहाँ इस सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि ये यहाँ से इजेक्ट कर जाएँ, बाहर निकल जाएँ,
तो ये जो एमिशन होगा इसे हम बोलेंगे थर्मायोनिक एमिशन। इसके बाद होता है सेकेंड टाइप फील्ड एमिशन, जहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे इस सरफेस में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अराउंड हमने एक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही हाई। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये अपोजिट चार्ज यानी कि अपोजिट प्लेट जो होगी पॉजिटिवली चार्ज, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और सरफेस से इजेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये होता है फील्ड एमिशन। थर्ड वाला होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमें इस चैप्टर में सबसे डिटेल्ड वे में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहाँ पर आपको फोटो वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइट के बारे में बात हो रही है, वेव्स के बारे में बात होगी, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है कि जब किसी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे फॉल कराया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और बाहर मूव कर जाते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सप्लेनेशन में बताया। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो एनर्जी मिली यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी मतलब जब किसी इलेक्ट्रॉन्स आयंस या फोटॉन्स को ही एनर्जी देकर भेजा जाए जिससे दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहर हो, तो ये इस टाइप का एमिशन जो होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिन पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी मेटल सरफेस और यहाँ पर हमने इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट किया। लाइट क्या होती है? एनर्जी बंडल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इस टाइप से। जैसे हमें लगता है कि जो लाइट है ना वो एक कंटिन्यूस वे में ट्रैवल कर रही है, बट एक्चुअली ये छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के रूप में चलती है। ठीक है, इन्हें ही हम बोलते हैं फोटोन। अब ये फोटोन जैसे ही आके इस पर टकराए तो इन्होंने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करी, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और बाहर निकल गया। ठीक है, ये हुआ क्या? एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ है। अब कोई भी फोटोन आकर के इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, उसके पास एक फिक्स एनर्जी होनी चाहिए कि इस एनर्जी पर ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमें मिनिमम चाहिए 80 जूल की एनर्जी, जिस एनर्जी से ये बाहर निकलेगा। अगर यहाँ से आने वाले फोटोन के पास 80 जूल से कम एनर्जी रहेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो फिक्स वैल्यू 80 जूल जो हो गई ना, इसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और यही 80 जूल जो होती है इसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, यही एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच यहाँ पर है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू नॉट है यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था वर्क फंक्शन में कि एक फिक्स एनर्जी के नीचे अगर इन फोटॉन्स के पास एक फिक्स एनर्जी के कम एनर्जी रही तो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएंगे। सिमिलरली अगर ये आने वाली रेडिएशन के पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं रही ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला जा पाएगा। दोनों सेम बातें करते हैं। वर्क फंक्शन एनर्जी के टर्म्स में बताता है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताती है कि अगर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं रही, उससे कम रहेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर नहीं निकाला जा पाएगा। जो मिनिमम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 50 हर्ट्ज़ अगर हमें रिक्वायर्ड है, 50 हर्ट्ज़ पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये 50 हर्ट्ज़ जो होगी ना, ये कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस रेडिएशन के पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी नहीं है इससे आने वाली फोटॉन्स के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला सेम होता है, न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई अपॉन एच। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड वाली डेफिनेशन जो कि होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये हम सभी जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये न्यू लैम्डा का वो मल्टीप्लाई होती है। अगर हम लैम्डा को यहाँ देता है तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा मिलता है। मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ से आने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम रहेगी, इसका मतलब वेवलेंथ हमें मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपोजिट डेफिनेशन बनाते हैं कि यहाँ पर जो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ लेनी पड़ेगी, कि एक फिक्स वैल्यू ऑफ वेवलेंथ की अगर इससे ज़्यादा वेवलेंथ हुई ना तो इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट नहीं करा पाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम पर
एमिशन नहीं हो रहा था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ होने पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। वही फिक्स वैल्यू ऑफ वेवलेंथ जो है वो कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ हम क्या में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से आपने जो देखा था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। अब क्योंकि थ्रेशोल्ड वर्ड लग गया, थ्रेशोल्ड लगने के कारण यहाँ पर एक हमें नॉट का साइन लगाना पड़ता है, छोटा जीरो, ठीक है। थ्रेशोल्ड हमें वो लिमिटिंग वैल्यू बताता है। इसके बाद हमारी जो लास्ट डेफिनेशन है ये है फोटोन के। फोटोन इज अ क्वांटम पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। इसके बारे में हम प्लैंक कांस्टेंट के समय पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स थ्योरी के समय, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। साथ ही में लेनार्ड एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में हम सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से सजेस्ट कर दें अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।